नमस्कार। अक्सर हम ये दो शब्द सुनते हैं, वृद्धि और विकास, और कई बार हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। पर क्या ये वाकई एक जैसे हैं? हमारे पास कुछ दिलचस्प तुलनात्मक अध्ययन आए हैं, तो आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या बारीकियां हैं और इनका आपस में क्या रिश्ता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो स्रोतों का मुख्य तर्क क्या है? मतलब वृद्धि और विकास में ये जो मूलभूत अंतर है वो क्या है? हाँ, तो देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि वृद्धि जो है वो मुख्य रूप से मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव जैसे कहते हैं। मात्रात्मक, हाँ, मतलब जिसे नाप सकें। बिल्कुल, जिसे मापा जा सके, जैसे शरीर का आकार बढ़ना, वजन बढ़ना, लंबाई में इजाफा, सीधा सीधा हिसाब। अच्छा। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर थी, अब 150 हो गई। ये वृद्धि है, एकदम शारीरिक। ठीक है, तो वृद्धि यानी जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, जो शारीरिक है। हम्म फिर विकास इससे अलग कैसे हुआ? क्या वो बस महसूस करने वाली चीज है? महसूस करने वाली बात भी है, पर उससे कहीं ज्यादा है। विकास जो है वो गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और मात्रात्मक दोनों पहलुओं को समेटता है। अच्छा, दोनों? हाँ, ये सिर्फ आकार की बात नहीं है। ये कार्यक्षमता मतलब फंक्शनिंग, स्किल्स, परिपक्वता, यहाँ तक कि व्यक्तित्व में सुधार, इन सब से जुड़ा है। हम्म। जैसे मान लीजिए बच्चे का धीरे धीरे मुश्किल चीजें समझना सीखना, या फिर अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाना, ये सब विकास है। अच्छा। और इसे सीधे सीधे इंच टिप से मापना मुश्किल है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं। ये ज्यादा जटिल है। तो मतलब एक का दायरा बस शारीरिक हो गया और दूसरे का कहीं ज्यादा बड़ा, जिसमें मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, ये सब आ गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वृद्धि सिर्फ फिजिकल है, शारीरिक आयाम तक सीमित, जबकि विकास आप कह सकती हैं एक छाते की तरह है, जिसके नीचे शारीरिक, संज्ञानात्मक मतलब सोचने समझने की क्षमता, हाँ हाँ। भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, ये सभी पहलू आते हैं। ये एक पूरी होलिस्टिक प्रक्रिया है। ठीक है। और इनकी समय सीमा, क्या ये दोनों साथ साथ चलते हैं और फिर एक साथ रुक जाते हैं? स्रोतों में शायद इस पर भी कुछ था। हाँ, और यही एक और बड़ा फर्क है। स्रोत ये साफ करते हैं कि वृद्धि जो है वो एक तय उम्र के बाद रुक जाती है, अच्छा। आमतौर पर किशोरावस्था में या फिर शुरुआती वयस्कता तक। बस उसके बाद शारीरिक बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन विकास वो तो जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, कंटिन्यूअस। सच में? मतलब बुढ़ापे में भी? हाँ बिल्कुल। सोचिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी तो नई भाषा सीख सकता है ना, या जीवन के अनुभवों से भावनात्मक रूप से और परिपक्व हो सकता है। विकास कभी नहीं रुकता। ये वाकई कमाल की बात है। मतलब विकास की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग थलग है या एक दूसरे पर असर डालती हैं? कोई कनेक्शन है? कनेक्शन तो है, और काफी गहरा है। अलग होते हुए भी जुड़े हुए हैं। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि अक्सर वृद्धि जो है वो विकास के लिए एक तरह का आधार, एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए मस्तिष्क का शारीरिक विकास, उसका साइज बढ़ना, उसके कनेक्शंस बनना, ये वृद्धि है। और ये भाषा सीखने या तर्क करने की क्षमता के लिए जरूरी है, जो कि विकास है। तो वृद्धि ने विकास को सहारा दिया। समझा। और क्या विकास भी वृद्धि पर असर डालता है? हाँ, बिल्कुल डाल सकता है। दूसरी तरफ से भी असर होता है। जैसे अगर कोई बच्चा लगातार तनाव में है या उसे भावनात्मक रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है, ये विकास से जुड़ा पहलू है, तो उसका शारीरिक विकास भी धीमा पड़ सकता है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है। ओह, अच्छा। तो अक्सर ये साथ साथ चलते हैं, पर जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही रफ्तार से चलें। ये संबंध तो काफी पेचीदा लगता है। स्रोत कुछ बाहरी कारकों का भी जिक्र करते हैं शायद, जो इन दोनों पर असर डालते हैं। मतलब आनुवंशिकता के अलावा और क्या चीजें हैं? हाँ बिल्कुल, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, वो तो खैर वृद्धि की जो क्षमता है उसकी एक रूपरेखा तय कर देती है। हाँ, वो तो है। लेकिन स्रोत पोषण यानी न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य, हेल्थ, इनको दोनों के लिए ही बेहद अहम मानते हैं। अच्छी सेहत, अच्छा खान पान दोनों के लिए जरूरी है। सही। और खास तौर पर विकास के लिए माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, कितनी उत्तेजना मतलब स्टिम्युलेशन मिल रही है, जैसे सीखने के नए अवसर, खेलने के मौके, बातचीत। और साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ यानी कल्चर,
ये सब बहुत मायने रखते हैं। एक अच्छा पोषक माहौल विकास को वाकई पंख लगा सकता है। तो इन सब बातों का व्यावहारिक मतलब क्या निकलता है किसी टीचर के लिए या माता पिता के लिए, या मान लीजिए पॉलिसी बनाने वालों के लिए भी ये समझना क्यों जरूरी है? इसका देखिए शिक्षा और पालन पोषण में बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा। स्रोत यही बताते हैं कि ये समझ हमें बच्चों को एक ज्यादा गहरे तरीके से देखने में मदद करती है। हो सकता है एक बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से लंबा चौड़ा हो, शारीरिक वृद्धि अच्छी हो, पर हो सकता है भावनात्मक रूप से या सामाजिक रूप से उसे अभी सहारे की जरूरत हो, उसका विकास उस गति से ना हुआ हो। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। तो ये समझ शिक्षकों को हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से अपनी सिखाने की रणनीति बनाने में मदद करती है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जिसे कहते हैं। सही। और साथ ही अगर विकास में कोई देरी हो रही है तो उसे जल्दी पहचानने और सही समय पर हस्तक्षेप, इंटरवेंशन करने में भी ये मददगार है। बिल्कुल। शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ रट्टा लगवाना या परीक्षा पास करवाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो वृद्धि हो गई शारीरिक आकार का बढ़ना जिसे मापा जा सकता है और जो सीमित समय तक होती है। हाँ। और विकास हो गया क्षमताओं, समझ और व्यक्तित्व का निखार जो गुणात्मक है ज्यादातर और जीवन भर चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे अहम बात जो याद रखनी है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। हाँ। अच्छे स्वास्थ्य, सही पोषण, सीखने समझने के भरपूर मौकों वाले माहौल और प्यार भरे सहायक रिश्तों के बिना न तो अच्छी वृद्धि हो सकती है और न ही सही मायने में विकास। दोनों के लिए ये जरूरी है। बहुत बढ़िया। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, क्या आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जहां वृद्धि तो खूब हुई है पर विकास शायद उतना नहीं, या फिर इसका उल्टा? दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम असल में प्रगति को, तरक्की को मापते कैसे हैं, सिर्फ बाहरी रूप से या अंदरूनी गहराई से।